अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट तारक तनवीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। नाज़रीन, आज का पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया जिसमें ग़िज़ाई ज़रूरत बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करने के वसाइल जो है वो बड़ी तेज़ी से कम हो रहे हैं और ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो कारोबार हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर हम इस पर बात करें फ़िश फार्मिंग की, तो पाकिस्तान जो है फ़िश फार्मिंग के हवाले से एक बहुत बड़ी एक ऐसा भरपूर पोटेंशियल जो है इसके अंदर मौजूद है। पाकिस्तान की आबादी जो है इसमें तकरीबन 24 करोड़ की आबादी है और हमारी जो कंजम्पशन है वो तकरीबन 2 किलोग्राम फ़ी गज़ के हिसाब से पाकिस्तान में पाई जाती है। इस हवाले से अगर देखें तो 48 करोड़ किलो जो फ़िश की बड़ी पैदावार है वो हमारे अपने मुल्क में कंज्यूम हो जाएगी। और हम एक्सपोर्ट की बात करें यहाँ से, तो अभी हम $400 मिलियन के एक्सपोर्ट पाकिस्तान से बाहर कर रहे हैं और इसमें बहुत बड़ी एक हमारा सेक्टर जो है कराची, इसके साथ फिर हमारा पूरा एरिया और हमारा मैदानी इलाका, फिर हमारा गिलगित बल्तिस्तान ट्रॉट की फ़िश के हवाले से भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो फेमस हो रहा है। इसके साथ फिर हम देखें केज फार्मिंग है, इसके साथ हम देखें बायोफिश टेक्नोलॉजी है। इसमें अगर हम देखें तो फिर जो है ना एक्वापॉनिक्स का भी बहुत बड़ा पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड जो है ना वो जा रहा है। तो फ़िश फार्मिंग जो है जो बड़ी हमारी बॉडी के लिए एक प्रोटीन का सोर्स है, बड़ी तेज़ी से बढ़ती हुई एक नई इंडस्ट्री है जिसको अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल ले रही है। तो अभी हम जो है देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है फ़िश जो प्रोडक्शन है वो बड़ी तेज़ी से फेमस हो रही है। आज के प्रोग्राम में जो है हम आपको बताएंगे कि ये जो हमारी फ़िश की फार्मिंग है इसको हम हैचरी से लेकर इसकी को पालने में और आगे इसकी वैल्यू एडिशन में क्या क्या प्रोसेस हैं। आज हम यहाँ पे आए हुए हैं मुजफ्फरगढ़ में, यहाँ पे मुरादाबाद एक पूरा एक इलाका है जहाँ पे जो है तरीन फ़िश फार्म है, जहाँ पे हम मौजूद हैं और ये बहुत बड़ा एक फार्म है जिस पे हम आपको मुख्तलिफ फार्मर से मिलाएंगे और इनके एक्सपर्ट से बात करेंगे और उसकी वैल्यू एडिशन में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। जी अभी हम पहुंच गए हैं मुजफ्फरगढ़ के तरीन फार्म के ऊपर, तरीन फ़िश फार्म जहां का एक बड़ा फेमस फार्म है और मेरे साथ मौजूद है जुवेद इकबाल जो जहाँ पे मैनेजर है। इनसे बात करते हैं कि ये कब से फार्मिंग कर रहे हैं और ये कितने एकड़ पे वाक़ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जुवेद भाई? खैरियत से हैं? तो ये बताइए कि ये तरीन फार्म के जो ओनर्स हैं क्या नाम है उनका और ये कब से फार्मिंग कर रहे हैं और कितनी लैंड है आपके पास यहाँ पे? तकरीबन 2009 को शुरू हुए हैं। कितनी जगह है आपके पास? 60 एकड़। 60 एकड़। तो सारा फ़िश फार्म ही आपने किया? फ़िश फार्म किया हुआ। बिल्कुल। और तो यहाँ पे आप कौन कौन सी जो है मछली पालते हैं यहाँ पे? रोहू, थैला। रोहू और थैला ये दो चीज़ें पालते हैं। जी। आपने यहाँ पे एक अपनी फैक्ट्री भी साथ में इसकी फीड मिल भी लगाई हुई है? जी वो भी लगाई हुई है। देखिए जी, ये तरीन फार्म के ऊपर हमने देखा यहाँ पे इन्होंने अपनी खुद की ही जहाँ पे फीड मिल लगाई हुई है और जहाँ पे इन्होंने सोलर्स का भी अल्टरनेट इंतज़ाम किया हुआ है। तो ये हम वो भी आपको दिखाएंगे। इसके साथ अभी हम जो साहब ये आज इनकी टेस्ट जा रही है यहाँ पे, देखें यहाँ पे पूरा प्रोसेस है। तो आज जो भाई आपने मछली पकड़ी है। जी। तो ये इसका थोड़ा सा मार्केटिंग के बारे में बताएं कि जो आप अभी ये साइज कर रहे हैं, जो इसका पेट चाक किया जा रहा है, ये क्या क्या प्रोसेस होता है सर? ये थोड़ा सा ये कैटेगरी हो रही है सर। 1.5 किलो वाली अलग हो रही है, 2 किलो वाली अलग हो रही है। हाँ। तो ये कैटेगरी करके फिर हम बेच देंगे। अच्छा, ये देखिए जी यहाँ पे प्रॉपर्ली पेट चाक किया जा रहा है। अच्छा, ये जो पेट चाक आप इधर से करके जाते हैं सारा पूरा? जी सारा कुछ इधर होता है। ठीक है। और अभी ये कौन कौन सी कैटेगरी है? वो 1.5 किलो वाली है। ये 1.5 किलो वाली? ये 1.25 किलो वाली है। 1.25 किलो वाली। जी। मतलब अभी 2 साइज इसके बनाए जा रहे हैं? जी सर। मेरे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर अहमद कामरान साहब, जो कि डॉक्टर साहब बेसिकली वेटरनरियन हैं और फिशरी पे बड़ा इनका माशाल्लाह एक्सपीरियंस है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें बताइए कि ये हमारा कौन सा इलाका जो है या किस तरह की ज़मीन जो है फ़िश फार्म के लिए जो है ना सूटेबल होती है? बेसिकली ये हमारा जो है फ़िश फार्मिंग जो बिज़नेस है, ये हमारी प्रोडक्शन साइकिल स्टार्ट होता है मार्च से। ठीक है। और ये जाता है मिड अक्टूबर तक प्रोडक्शन साइकिल चलता है। तो इस हवाले से हमने ये देखना है कि हमने इसके अंदर जो है ना वाटर मेंटेन करना होता है, 6 फुट 7 फुट तक वाटर मेंटेन करना होता है। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि एरिया कुछ ऐसा हो जहाँ पे वाटर लेवल भी ऊंचा हो और ज़मीन जो है वो पक्के वट वाली हो, वो ज़मीन जो है पानी ना पिए। तो इसलिए जो है बेहतर यही होता है कि दरियाओं के करीब करीब लेकिन फ्लड एरियाज़ ना हो। ठीक है। और इसके अलावा जो है जहाँ पे वाटर लेवल बेसिकली दरियाओं के करीब ऊंचा होता है लेकिन रेत वाली ज़मीन होती है, तो हमने देखना है कि जहाँ पक्का वट आ गया दरियाओं के करीब, तो वो इसके लिए बेस्ट
जो है मतलब जगह है रेत जहाँ वाली पे ज़मीन जो है ना वो उसको थोड़ा अवॉइड करना जी रेत वाली ज़मीन हमने अवॉइड करनी है, पक्का वट हो और पानी ऊंचा हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जितना पानी ऊंचा होगा कम होगी। किस तरह का पानी जो है ना वो रिक्वायर्ड होता है फिश फार्मिंग के लिए? पानी में जी हम देख लेते हैं कि इसकी जो है पीएच वो 7 के जितना करीब करीब होगी उतना अच्छा है, ना वो एसिडिक हो ना वो बेसिक हो। ठीक। इसके अलावा हम इसके अंदर सॉल्ट्स वगैरह देख लेते हैं, टीडीएस वगैरह देखते हैं। कोशिश की जाती है जितना ड्रिंकिंग वाटर के करीब करीब हो उतनी अच्छी, फ्रेश वाटर जितना अच्छा होगा उतनी बेहतरीन इसकी जो है ग्रोथ आएगी। बिल्कुल अगर इसके अंदर टीडीएस 1000 से ऊपर चले जाएंगे तो इसके प्रोडक्शन में जो है ना प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। बिल्कुल तो इसलिए कोशिश की जाती है कि 300-400 टीडीएस वाला इवन के ज़ीरो के करीब हो तो वो बहुत ही अच्छे जो है रकबा है प्रोडक्शन के लिए। डॉक्टर साहब ये जैसे अब हम समझते हैं कि हमारे फार्मर्स को ये कैसे पता चलेगा, तो क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी फैसिलिटेशन है कि जहाँ पे वो उनको पता चले, वो गाइडलाइन ले सके, वो अपना पानी टेस्ट कराएं, अपनी सैंड अपनी मिट्टी को भी टेस्ट, सॉइल को भी टेस्ट कराएं कि हमने जहाँ पे फिश फार्मिंग करनी है, तो ये कहाँ से वो रब्ता कर सकते हैं? बिल्कुल इसमें जो है ना गवर्नमेंट के कुछ जो है ऑफिस हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में है फिशरीज़ के ऑफिस, जहाँ पे आप अपने पानी का और जो है अपना सॉइल का सैंपल ले जा सकते हैं। जहाँ तक सॉइल की बात है तो वो तो कुछ छोटे छोटे टेस्ट है, बंदा खुद भी कर सकता है कि आप स्क्वीज टेस्ट कर लें, आप जो है पानी मिट्टी को थोड़ा सा गीला करें और उसको पानी मुट्ठी में दबा के चेक कर लें। अगर तो वो आपके जो मुट्ठी की शेप ले लेती है तो इसका मतलब ये है कि वो जो है मौजू है इस काम के लिए। इसके अलावा हम एक और टेस्ट कर लेते होते हैं, वाटर रिटेंशन टेस्ट हम उसको मोस्टली कहते हैं, कि हम जो है ज़मीन में 5-6 फुट गहरा सुराख करेंगे छोटा सा और उसके अंदर हम पानी भर देंगे और फिर हम चेक करेंगे कि ज़मीन कितनी देर तक पानी रिटेन करती है। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि क्या ये ज़मीन पानी रिटेन करेगी नहीं करेगी। इस टेस्ट से भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि पानी कितना रिटेन करती है, अपनी असल हालत में आती है नहीं आती, तो इससे हमें पता लग जाता है। इसके अलावा हम ये गवर्नमेंट के जो इदारे हैं फिशरीज़ के हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं, हम वहाँ जाके अपने वाटर का सैंपल करवा सकते हैं, उसमें पीएच टीडीएस वगैरह भी और सॉइल के भी इस तरह पीएच टीडीएस वगैरह और मुख्तलिफ पैरामीटर्स वो चेक कर देते हैं। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं? इसके लिए पॉन्ड का क्या साइज़ आइडियल होता है और किस तरह ये बनाया जाता है, इसके शेप क्या रखी जाती है और शेप रखने में कितना चीज़ों का क्या रखना जाता है इसके अंदर? बेसिकली इसके अंदर हम डिपेंड करता है कि हमारी ये प्रोडक्शन पॉन्ड है कि नर्सरी पॉन्ड है। प्रोडक्शन पॉन्ड्स के साइज़ बड़े होते हैं क्योंकि हमने उसमें प्रोडक्शन ही नहीं होती तो है। दोनों पॉन्ड इकट्ठे बनाने होते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, हर फार्मर के अपने ही प्रोडक्शन पॉन्ड और नर्सरी फार्म होते हैं ताकि जब वो प्रोडक्शन में चल रहा है तो साथ के साथ उसके नर्सरी भी तैयार हो रही हो जो उसने नेक्स्ट ईयर उसकी प्रोडक्शन लेनी है। तो इसलिए दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं। तो उसके लिए नर्सरी पॉन्ड कितना होगा और बाकी पॉन्ड कितना होगा? ये डिपेंड करता है ना कि किस साइज़ का फॉर्म है। मोस्टली जो है हम ये नहीं कहते कि 10 एकड़ का फॉर्म बना लें, वो वायबल प्रोजेक्ट नहीं होता। हमने तकरीबन कम से कम भी 1 मुरब्बे से हम उसका वो करते हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो है ना हम 5 एकड़ की मोस्टली कहा यही जाता है कि 20% आपने नर्सरी छोड़नी है। तो वो आप 5 एकड़ की नर्सरी छोड़ेंगे, वो आपका नर्सरी पॉन्ड हो जाएगा। उसके अंदर आप एक छोटा सा भी पॉन्ड बनाएंगे 4 कनाल या 1 एकड़ का, तो उसमें ये होगा कि आप जब हैचरी से बच्चा लेके आते हैं पहले उस छोटे पॉन्ड में छोड़ेंगे ताकि जो है आप वो वहाँ पे कुछ बड़े साइज़ का हो जाए। जब वो 3-4 इंच का हो जाता है तो फिर आप उसको उठा के नर्सरी पॉन्ड में शिफ्ट कर देते हैं ताकि जो है वो फिर उस नर्सरी पॉन्ड में ग्रोथ जो है ना ले और 200-300 ग्राम तक का वज़न गेन कर लें। जो प्रोडक्शन पॉन्ड होते हैं वो हमारे जो है वो मार्च से स्टार्टअप होता है, उसके अंदर हम मिड मार्च में हम उसमें स्टॉकिंग कर देते हैं और उसके बाद जो है हम उसको वहीं पे फीडिंग और हर चीज़ उसको वहीं पे प्रोवाइड करते हैं और मिड अक्टूबर तक हम उसको फीडिंग करवाते हैं और उसके बाद फिर हम उसको कैचिंग की तरफ, हार्वेस्टिंग की तरफ ले जाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो इसमें डॉक्टर अहमद साहब ये बताइए अब कौन कौन सी स्पीशीज़ जो है ना आप रिकमेंड करते हैं? ये क्या इलाके के हिसाब से होती हैं या फार्मर की अपनी चॉइस होती है कि उसने कौन सी स्पीशीज़ जो है ना उसको अपने उसमें फार्मिंग करनी है उसकी? असल में जो हमारे यहाँ फार्मिंग हो रही है ना इसमें ये सारा टोटली डिपेंड कर रहा होता है मार्केट के ऊपर कि मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है। तो हमारे यहाँ मोस्टली रहू या डमरा मछली ही खाई जाती है और उसी की प्रोडक्शन हमारे यहाँ इस इलाके में सबसे ज़्यादा है। 90% से ज़्यादा जो है प्रोडक्शन वो रहू वगैरह की होती है, तो वही डाली जाती है और उसी की प्रोडक्शन ली जाती है। रहू और डमरा जो है ना ये एक ही है, रहू डमरा एक ही है। इसके साथ कुछ ना कुछ हम यूँ समझ लें कि जो है 90% रहू डमरा होती है, 10% हम थैला, 1-2% ग्रास वगैरह और इस तरह से सिल्वर मुराकी वगैरह डाल देते हैं। कौन कौन सी फीड जो है ना वो इसको मछली को देंगे?
बेसिकली इसमें ना हमारे जो लोकल फार्मर्स हैं वो 3 डिफरेंट किस्म की जो है ना फीड यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अंदर मैश आ जाती है जो आम चूरा फीड होती है। आपने 2-3 चीज़ें ले ली हैं, उसी को मिक्स करके फार्म पे ये इवन आप मिक्सिंग कर रहे हैं और उसको डाल देते हैं। इसके अलावा आ जाती है पैलेटेड सिंकिंग फीड्स होती हैं, वो जैसे आपकी पोल्ट्री की फीड्स होती हैं, छोटे छोटे पैलेट्स बने होते हैं और वो आप फीड करवाते हैं। उसका जो है जो मैश फीड है वो भी ज़ाया होती है, हवा के साथ ज़ाया हो जाएगी। और जो मैश होती है वो पानी में कोई जो भारी पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाएंगे और वो नीचे चले जाएंगे, और जो हल्के पार्टिकल्स हैं वो तैरते रहेंगे। इस तरीके से ज़ाया हो जाती है, हर चीज़ प्रॉपर्ली फ़िश कंज्यूम नहीं करती। जो सिंकिंग होती है ये है कि ये रिटेन कर जाती है अपनी शेप और साइज, शेप रिटेन कर जाती है 5 से 6 मिनट, इतने में भी फ़िश इसको कंज्यूम कर लेती है। लेकिन ये भी ज़ाया होती है क्योंकि ये डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है और साथ साथ ही वो मछली जहाँ पे खा रही होती है वो ज़ाया कर रही होती है। जो सबसे बेहतरीन है वो इसमें फ्लोटिंग आती है, तो वो जो है मछली ज़ाया भी नहीं करती। वो अगर आपने डाल दिया है तो वो 8 to 10 आवर्स जो है ना वो फ्लोट ही करती रहेगी। मछली खा जाएगी तो ख़त्म होगी, नहीं तो वो पॉन्ड में आपको खड़ी खड़ी ही नज़र आएगी। तो ये फीड जो है ना ये कैसे खुद बनाई जाती है, फार्मर खुद बनाते हैं या इसको फीड मिलों से लेते हैं, या किस तरह फीड का जो मैश फीड होती है ये तो फार्मर मोस्टली अपने ही फार्म साइड पे ही मिक्सिंग कर लेते हैं और वहीं पे बना लेते हैं। जो पैलेटेड फीड है और जो एक्सट्रूडेड फ्लोटिंग फीड है ये जो है ये फीड मिलों से ही परचेज़ करनी पड़ती है, और स्पेशल मशीनरी होती है जिससे ये फार्मुलेट होती है, और स्पेशली इसके फार्मूले होते हैं जिससे इसकी न्यूट्रिशन वगैरह पूरी की जाती है। और फीड डिपेंड कर रही होती है कि आपके फ़िश कौन सी किस्म की है। अगर हम बात कर लें अपनी लोकल फ़िश के ऊपर तो हम वो जो है रहू वगैरह की बात कर लें तो उसके लिए हम मोस्टली 20% से 23% तक ही फीड यूज़ कर रहे होते हैं। जो अगर हम इंपोर्टेड वैराइटीज़ हैं कुछ जैसे कि तिलापिया और पंगेसियस है, ये भी हम यहाँ पे कल्चर कर रहे हैं आजकल, तो अगर हम वो कल्चर कर रहे हैं तो उसके लिए हम 30% वाली फीड यूज़ करते हैं और मोस्टली फ्लोटिंग ही यूज़ करते हैं उनके लिए। पाकिस्तान की हमारी इस टाइम सबसे बड़ी हैचरी हमारी ही है जो कि प्राइवेट सेक्टर के तौर पर काम करती है। देखा जी, पाकिस्तान में जो फ़िश की इंडस्ट्री है वो 2000 मिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है पाकिस्तान में। इसमें अगर हम अपनी समुद्री जो है ना फिशरीज़ देखें उसकी, फिर हमारे मैदानी इलाकों में ये पॉन्ड की अभी ढासा बता रहे हैं, इस तरह केज फार्मिंग झीलों में आती है, फिर बायो फ्लॉक टेक्नोलॉजी अभी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो रही है। इसके साथ एक्वाकल्चर जो है ये इसमें फिर एक्वापोनिक्स का भी इसमें आया। फिर ट्राउट की जाए तो हमारा पूरा शुमाली इलाका जहाँ जो हमारा स्वात है, हमारा हरदिल अजीज़ सूबा गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पे हमने देखा कि इसकी तो ट्राउट फिश की फार्मिंग बहुत, तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ऐसे उनको टिप्स बता देंगे ये जी, अगर टिप्स वो हमारा फार्मर अडॉप्ट करता है तो वो अपने फार्मिंग से बेहतर पैसे कमा सकता है। बेसिकली इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं। एक तो आपने टेम्परेचर को समझना है। फ़िश जो है ये बेसिकली कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, इसका वाटर का जो टेम्परेचर होगा ना फ़िश का भी टेम्परेचर वही होना है। ये मेन समझने वाली चीज़ है कि जो है ना इसका टेम्परेचर वाटर के मुताबिक रहना है। आपने इसको जब भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह या कल्चर वगैरह भी करना है, सर्दी है गर्मी है, तो आपने इसके हिसाब किताब से चलना है। ज़्यादा गर्मी पड़ गई है, इसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया होगा, फ़िश स्ट्रेस में होगी, आपने उस हिसाब से फीडिंग नहीं करनी है, आपने इसकी फीड कम कर देनी है। अगर ज़्यादा सर्दी है तो भी इसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया होगा, आपने इसको फीड नहीं करनी। इसके अलावा वाटर का जो है कल्चर आपने मेंटेन करना है, आपकी पीएच ना बढ़े, आप एक्स्ट्रा जो है फर्टिलाइजेशन ना करें, एक्स्ट्रा फीडिंग ना करें, क्योंकि वो डिकम्पोज होकर आपकी पीएच और टीडीएस वगैरह को डिस्टर्ब करेगी। बिल्कुल सही, बेहतरीन जी। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत इंफॉर्मेटिव मालूमात जो है हमारे फार्मर तक दी हैं। देखिए जी, अभी हम तरीन फार्म पे मौजूद हैं और यहाँ पे आज फ़िश की जो है हार्वेस्ट हुई है। हमारे साथ अभी डॉक्टर अहमद कामरान साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से बड़ी मुफीद मालूमात हमने ली। डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम चाह रहे थे कि हमारे नाज़रीन को भी बड़ा इंपॉर्टेंट उनके लिए होगा कि ये यहाँ पे जो स्पीशीज़ डाली जाती है उसमें क्या फ़र्क क्या होता है, इसमें जो है ना मछली के अंदर कौन कौन सी वैराइटीज़ होती हैं और इसमें क्या फ़र्क होता है, शेप में होता है, किस तरह होता है? बेसिकली जो हमारे यहाँ ज़्यादातर डिमांड की जाती है वो होती है रोहू की फ़िश। ये रोहू है। अब इसके अंदर जो है हम अगर लेमैन इसका डिस्टिंग्विश करना चाहता है या फ़र्क जानना चाहता है कि दूसरी मछली से क्या है, इसका जो है मोस्टली थैले को मिक्स करके जो है ना यूज़ किया जाता है। जो ये है इसका मुँह पतला होगा, जो थैला होता है वो आप देखें कि उसका मुँह बड़े साइज़ का है और बॉडी भी उसकी उसी हिसाब से चौड़ी है, चौड़ी बॉडी है इसकी।
तो ये हमारा मोस्टली जो है ना, जो कंज्यूमर होता है वो इसको मिक्स करता है रहू के साथ से। इसके अलावा हमारे पास मोस्टली जो होती है ना फार्मों पे, ये ग्रास फिश भी होती है। हाँ। ये बेसिकली जो है हर्बीवोर फिश होती है और ये ग्रास पे ही फीड कर रही होती है। तो इसका जो है साइज वगैरह में ये बड़ी होती है और इसका कलर जो है वो ग्रीनिश होता है। तो इसका एक ही उम्र की मछलियाँ दोनों? ये तकरीबन एक ही उम्र की हैं, एक ही टाइम में स्टॉकिंग हुई है। इसका जब स्टॉक हमने किया था तो इसका साइज़ और इनका साइज़ का उस टाइम भी फ़र्क था और अब भी उसी तरीके से फ़र्क है। बिल्कुल ठीक। ये हमारी कैटफिश है जो मोस्टली हमारे दरियाओं में होती है। हाँ। इसको सिंघारी कहते हैं। ये हम ठीक। पॉन्ड्स में ये भी- डालते हैं इसको, ताकि जो अगर इन केस कोई वाइल्ड तिलापिया वगैरह आ जाती है और वो ब्रीड कर रही है तो ये उसको फीड करती रहती है। और ये हमारे जो हम फीडिंग करवा रहे होते हैं, सप्लीमेंट्री फीड करवा रहे होते हैं, उसमें से ये कोई शेयर नहीं लेती। इसने बेसिकली जो भी आपके वाइल्ड तिलापिया वगैरह होगी उसको जो है ना इन्होंने फीड करना है। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब ये वाली जो मछली है, ये बाकी हमारी जो कल्टीवेटेड मछली, इसको तो नहीं खाती, फिर इसको तो नहीं नुकसान देती? नहीं, ये मोस्टली हम अपने पॉन्ड्स में स्टॉकिंग उस टाइम करते हैं जब ये इसकी पॉन्ड से बाहर इसकी निकल पहुंच से चुकी बड़ी होती हो है। जाती है। तो मोस्टली जब हम तो ये इसकी भी बड़ा स्टॉकिंग करते टेक्निकल हैं, बात है हमारे फार्मर को पता चलना कि मोस्टली कि ये मछली को कब छोड़ना है तब ये इसकी साइज से बड़ी हो जाए, बिल्कुल। उसको खा ना सके, लेकिन बिल्कुल। बाकी अगर बाद में कोई इसमें ऐसी मछली आती है तो उसको खा ले। हाँ ये जी, बड़ी इसका ज़बरदस्त जो है टेक्निक्स हैं जी, जो मेरा ख्याल है कि जो छोटी छोटी टेक्निक्स है जिसको फार्मर को पता चले कि जैसे अपने फार्म की बहुत से लॉसेस को वो ना वो कम कर सके। बिल्कुल है। मैं डिस्कवर पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए, और ये उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम के थ्रू लोगों को इस बात की आगाही होगी, अवेयरनेस होगी इस फ़िश फार्म के बिज़नेस के बारे में, और वो इसको अपनाएंगे और इससे खाते का मुनाफा कमाएंगे। तो वक्ल हैचरी के चौधरी ज़फ़र साहब ने जब ये और इनिशिएटिव लिए, उन्होंने पंगासिस की फार्मिंग जो है उस पर तवज्जो दी है। तो इंशाल्लाह उसके भी ब्रीड मिलेगी यहाँ पाकिस्तान में, और उसकी प्रोडक्शन रोहू से कहीं ज़्यादा है। तो उम्मीद है कि लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठाएंगे और लोगों को मुनाफा होगा इस चीज़ से। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी उमर साहब। चौधरी साहब, आप बताइए कि ये जो आप हैचरी का बिज़नेस करते हैं, ये किस ब्रांड नेम से करते हैं और आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? सर ये जो हमारी हैचरी है तवक्कल फ़िश हैचरी के नाम से है, और जहाँ भी पाकिस्तान में मछली का जिक्र आएगा और जहाँ भी हैचरी का जिक्र आएगा अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें पायनीज़ हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सिर्फ तिलापिया का सालाना सीड 3 करोड़ प्लस सेल करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की हमारी इस टाइम सबसे बड़ी हैचरी हमारी ही है, जो कि प्राइवेट सेक्टर के तौर पर काम कर रही है। बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा हम मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं जिसका हम उसका सीड कलेक्ट करते हैं, जैसा कि कॉमन कार्प्स है, रहू, थैला, मुराकी, ग्रास, सिल्वर वगैरह। उसके अलावा 2013 में हमने न्यू हैचरी बनाई है तिलापिया की, वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की चूँकि पहली प्राइवेट सेक्टर हैचरी है तो उसमें हम पायनीर्स हैं। उसके अलावा 2021 में हमने पेंगासिस की पाकिस्तान की पहली हैचरी इस्टेब्लिश की है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हम पायनीर्स हैं। तो हम इस तरह इन तरह की स्पीशीज़ का बच्चा आगे लेके हम आगे फार्मर को सप्लाई करते हैं। टोटल कितनी आपकी सालाना प्रोडक्शन है और आपकी सेल कितनी है? देखें, ये जो प्रोडक्शन है और जो सेल है ये वेरी करती है स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। जैसे तिलापिया है, हम उसका सालाना 3 करोड़ सीड सेल करते हैं। पेंगासिस क्योंकि भी पाकिस्तान में नहीं है, लोगों का अब उसका ट्रेंड बन रहा है। पहले ये बाहर के मुल्क से इंपोर्ट होती थी, अब ये पाकिस्तान में आ गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब लोग हमसे सीड ले रहे हैं। पहले साल सिर्फ हमने 15 लाख बच्चा पेंगासिस का सेल किया था, लेकिन जो लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो 50 लाख सेल किया। अब अल्लाह के फजल करम से वो आगे मज़ीद बढ़ेगा, क्योंकि लोगों में ऐसा ऐसा अवेयरनेस आ रही है इसको लेके। तो हमारा जो टोटल हैचरी का सीज़न में जो बच्चा सेल होता है वो तकरीबन 7 से 8 करोड़ के करीब होता है। 7 से 8 करोड़ जी, सीड जो है ना वो हम सेल आउट करते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जो है फिशरी का जो शोबा है ये बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी ले रहा है। आने वाले टाइम में इस तरह के जो रियल फूड के बिज़नेस हैं वो बहुत पॉपुलर होने जा रहे हैं। पाकिस्तान में तकरीबन कोई 2 केजी फी कस की जो सालाना हमारा इस्तेमाल आता है, इस हिसाब से अगर देखें तो 48 करोड़ केजी जो हमें अपने मुल्क की प्रोडक्शन के लिए चाहिए। तो मेरा ख्याल है इसमें बिज़नेस में आना चाहिए। ये जो हैचरी का बिज़नेस है, क्या ये हमारे आम फार्मर जो छोटे फार्मर खुद भी कर सकते हैं, या इसके लिए कोई बड़ी टेक्निकली हैचरी की जो है ना रिक्वायरमेंट होती है? सर, जो एक नॉर्मल हैचरी है वो भी आजकल तकरीबन 4 से 5 करोड़ में लगती है, लेकिन जो एक बड़ा सेटअप है जो कि प्रॉपर एक फंक्शनल सेटअप है वो तकरीबन 15 करोड़ प्लस उसकी कॉस्ट आती है। तो इसमें चौधरी उमर साहब ये भी बताइए कि जिस तरह एक जो फिश होती है वो एक टाइम में कितने अंडे जो है ना वो देती है मछली जो?
सर देखिए ये भी स्पीशी टू स्पीशी वेरी करता है। जो तिलापिया है वो जो एक फीमेल है वो कभी 150 ग्राम दे देती है, कभी 200 ग्राम दे देती है, कभी 250 ग्राम दे देती है। उससे जो आप रोहू वगैरह को ले लें वो तकरीबन एक टाइम में 1 kg भी देता है, 1.5 kg भी देता है। तो 1 kg में कितने हम ऑन एवरेज तकरीबन 3 से 4 लाख उसका रफ एस्टिमेट रखते हैं, इतने होते हैं बिल्कुल तकरीबन। ठीक। अब 3 से 4 लाख जब वो एग्स देती हैं तो फिर उसको आगे कितने सक्सेसफुल क्या इसकी जो रेशो होती है? सर देखिए जब एग हमने ले लिया, फर्टाइल हो गया, जब वो एग हैच करता है तो तकरीबन वहाँ भी हमारा जो सर्वाइवल का रिजल्ट आता है वो 70% आता है अराउंड। उसके बाद हम उसको नर्सरी पॉट में छोड़ते हैं जहाँ पे उसने ग्रो होना होता है। 1 इंच का उसका साइज़ होना होता है, वो 1 इंच का साइज़ करके हम फार्मर को सप्लाई करते हैं। 1 इंच का होने तक भी तकरीबन वो जितनी हमने प्रोडक्शन छोड़ी थी वहाँ से हमें 50% निकलता है। आप वो अराउंड कह लें कि अंडे से सप्लाई होने तक हमारे में 40 से 50% सर्वाइवल होता है बच्चे का। बिल्कुल ठीक है। तो क्या प्राइस मिल रही है आप अगर स्पीशीज़ वाइज के इस स्पीशीज़ का ये रेट है इसका, ये थोड़ा सा वही फार्मर को बता दें ताकि वो आपसे रब्ता कर सकें इस वाले से? सर जो तिलापिया है वो हम 3.5 रुपये का एक बच्चा सेल कर रहे हैं। उसका साइज़ 0.25 इंच होता है और 0.2 ग्राम उसका वेट होता है। ठीक है। जो पेंगासिस है वो इंच से 1.25 इंच उसका साइज़ होता है और वो हम 8 रुपये में दे रहे हैं। बिल्कुल इस तरह जो रहू, थैला, मुराकी, ग्रास है वो हम 1 इंच वाला बच्चा 1.5 रुपये में सेल कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो अभी ये मेन आपकी 3 जो है मेन स्पीशीज़ हैं जो मोस्टली ज़्यादा बड़े पैमाने पे सेल होती हैं? जी सर, हमारी रहू बहुत सेल होती है, उसके बाद तिलापिया है, उसके बाद अदर कार्प्स हैं। बिल्कुल ठीक। तो जो सर ये भी बताएं कि ये जिस तरह झींगा का भी बड़ा फार्मिंग की भी बड़ी एक हाइप क्रिएट हुई पाकिस्तान में, तो झींगा फार्मिंग भी आप कर रहे हैं? सर हमने ये 2016 में झींगा पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया था फार्मिंग के तौर पे। अच्छा। तो हमने एक कंसल्टेंट हायर किया इंडोनेशिया से, तो उसके गाइडेंस में रहते हुए हमने फार्मिंग उसकी की। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। हमने जहाँ पे इसकी फार्मिंग की है वहाँ इसका जो पानी का सैलिनिटी थी वो 9 to 10 ppd थी। ठीक है। तो ये झींगा हमने वेनमाई उसकी किस्म है, हमने वो उसको फार्म किया और इसमें ये अडेप्टेबिलिटी है कि ये 0 ppd से लेके 15 ppd तक हो सकता है इसकी फार्मिंग। ठीक है। जो 9-10 ppd है वो उसका फ़ायदा ये है कि उसमें उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो हमने जो एवरेज साइज़ निकाला है वो 40 ग्राम से 45 ग्राम वो हमने उसका साइज़ हमने लिया है उसमें फार्म से। तो आपका फिर पाकिस्तान में क्या इसकी जो अडॉप्टेबिलिटी है लोगों को खाने में क्या हैबिट्स में आ रही हैं या किस तरह आपने इसकी मार्केट क्या रही इसकी? फिर सर देखें जो पाकिस्तान में एक तो आप मुझसे पूछेंगे कि भी जो झींगा फार्मिंग है पाकिस्तान में भी कामयाब क्यों नहीं हुई, उसके पीछे 2 रीज़न हैं। एक तो जो उसका सीड है वो लोकली अवेलेबल नहीं है, सेकंड उसकी जो फीड है वो भी लोकली अवेलेबल नहीं थी पहले। अब जो कुछ हैचरीज कराची में लग रही हैं वो लगता है कि इस साल तक ऑपरेशनल हो जाएंगी। इससे पहले तक हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे हर चीज़। आपको पता है जब भी कोई चीज़ बाहर से आती है डॉलर्स में कन्वर्ट होकर आती है वो हमारे पाकिस्तान में फिजिबल नहीं रहता, कॉस्ट वाइज भी हो। सेकंड जब बच्चा वहाँ से इंपोर्ट होकर पाकिस्तान में आता है तो 50% उसकी मोर्टेलिटी हो चुकी होती है। 50% मोर्टेलिटी के बाद फिर वो हमने उसको फार्म में छोड़ना होता है। 10 to 20% मोर्टेलिटी उसकी फार्म में हो जाती है क्योंकि वो ट्रेवल करके आया तो कुछ बच्चा वीक भी होता है, वीक बच्चा फार्म में आके मर जाता है। तो इस वजह से वो यहाँ पे फिजिबल नहीं रही। जब तक यहाँ पे लोकल हैचरी नहीं बनेगी, लोकली उसकी फीड प्रोड्यूस नहीं होगी, कोई भी चीज़ यहाँ पे पाकिस्तान में करना फिजिबल नहीं है। हैचरी जो है किस तरह का बिजनेस है और आप किस तरह लोगों को इसमें हेल्प आउट करते हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह हैचरी का बिज़नेस बहुत अच्छा बिज़नेस है, इसको लोगों को करना चाहिए। लेकिन अगर कोई नहीं कर पा रहा या वो एक बिल्कुल अलग बिज़नेस है तो वो हमसे भी मुस्तफ़ीद हो सकता है। हम बच्चा एक बहुत कम रेट पे दे रहे हैं। जैसे कि तिलापिया पहले पाकिस्तान में उसका जो बच्चा 30 रुपीज़ का पड़ता था, पाकिस्तान में उसका आगे हम वो 3.5 रुपये का दे रहे हैं। पेंगासिस का बच्चा वो भी तकरीबन 30-35 रुपये का पड़ता था, हम वो 8 रुपये में दे रहे हैं। ठीक है। हैचरी का पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। अगर कोई लोग इनकी तरफ आना चाह रहे हैं तो वो मोस्ट वेलकम आना चाहें, वो उसका बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अभी हम जैसे बात की कि किसी भी फार्मिंग में उसकी फीड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो फ़िश फार्मिंग जब बात करें तो फ़िश फीड की एक बड़ी एक इम्पोर्टेंस है कि इसमें कौन सी इंग्रेडिएंट्स किस मकदार में डालना है और कब डालना है। तो अगेन डॉक्टर अहमद कामरान विद अस। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं इससे फीड मिल को चलाने के लिए? बेसिकली ये डिपेंड कर रहा होता है कि हमारी किस टाइप की फ़िश है। फ़िशेस भी मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, कुछ हर्बीवोर्स होती हैं, कुछ ओमनीवोर्स होती हैं, कुछ कार्निवोर्स होती हैं। तो जो हर्बीवोर फ़िश होती है हम उसमें कोशिश करते हैं कि टोटल पोर्शन जो है ना हम प्लांट सोर्सेज से लें ताकि उसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी अच्छी रहे। तो उसमें मोस्टली हर्बीवोर फिशेस के लिए जो है ना हम यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें हमारी कॉर्न आ जाती है, राइस पॉलिश आ जाती है, ब्रोकन राइस हो जाता है। इसके अलावा जो मील्स होते हैं उसमें सनफ्लावर मील हो गया, कैनोला हो गया, रैपसीड मील हो गया। सनफ्लावर मील का मेजर रोल होता है।
इस तरह के प्रोडक्ट्स हम प्लांट सोर्सेज से लेते हैं। जो कार्निवोर या ओमनीवोर फिश होती है तो उसके अंदर जो है ना हम कोशिश कर रहे होते हैं कि जो है ना एनिमल सोर्स भी हम इंक्लूड करें, तो उसके अंदर हम जो है फ़िश मील का अच्छा रिज़ल्ट आता है और हम फ़िश मील यूज़ करते हैं। कुछ मिकदार में जो है ना फैदर मील वगैरह भी यूज़ हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो डॉक्टर साहब फीड मिल लगती है, ये क्या ये हर फार्मर अपनी लगा रहा होता है या इसमें कोई सेंट्रली को बड़ी मिलें भी होती हैं जहाँ से फार्मर जो है ना उसको खरीदता जाता है? जी बिल्कुल, इसमें जो है ना सेंट्रली मिलें ज़्यादा हैं। बड़े बड़ी फीड मिल्स हैं जो पोल्ट्री की भी प्रोडक्शन करती हैं, वो साथ साथ फ़िश की भी कर रही हैं आजकल। तो इस तरीके से ज़्यादातर जो है वो तो जो है फीड मिल्स से ही आती है। कुछ फार्मर अपनी भी लगा लेते हैं, लेकिन वो बहुत थोड़ी परसेंटेज है, 1-2% फार्मर ऐसे होंगे जो अपनी फीड मिल लगाते हैं। तो अपनी फीड मिल अगर कोई फार्मर लगाना चाहे तो उसमें आप किस तरह उनको गाइड करते हैं या किस तरह आपकी ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए जो है ना कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है? जी, इसके अंदर हम ऐसे करते हैं कि हम कंप्लीट सॉल्यूशन देते हैं फार्मर को। हम जो है मशीनरी जो लोकल असम्बल होती है वो हम अपने पास असम्बल कर देते हैं। जो इंपोर्ट होती है उसको हम इंपोर्ट करके इंस्टॉल करके जो है ना रनिंग में ला के फार्मर के हवाले कर देते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन देते हैं, सिर्फ जो है हमें वो लैंड प्रोवाइड कर दें, उसके बाद कंप्लीट सॉल्यूशन हम उनको प्रोवाइड करते हैं। कितना एक्सपेंस आ रहा था फी एकड़ अगर हम ऑन एवरेज बात करें, और कितनी प्रॉफिटेबिलिटी में फार्मर हमारा जा रहा है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा गाइड कर देंगे। हमारा पर एकड़ जो खर्चा आ रहा है वो तकरीबन 4.5 लाख रुपए के करीब, 4 लाख से 4.5 लाख रुपए के ऊपर है। जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगी खर्चा आपका बढ़ता जाएगा। तो मेजर एक्सपेंस इसमें फीड का ही होता है। या अगर आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है तो फीड भी आपने ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा खिलाई होगी, आपका एक्सपेंस बढ़ गया होगा। तो इस तरीके से है कि इसका तकरीबन हमारी 4.5 लाख रुपए तक की हो जाती है। जो ज़्यादा प्रोडक्शन लेगा वो 4.5 लाख से बढ़ भी जाता है। तो जहाँ तक अगर हम सेल्स देख लें तो अगर हम पर एकड़ जो सेल करते हैं फ़िश की वो हमारी 6 लाख 6.5 लाख, इवन के अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है तो 7 लाख तक भी चली जाती है। छोटे बच्चे जो हो ग्रो कर रहे होते हैं उनको अगर वो ये खाएंगे तो उनके मसल्स अच्छे डेवलप होंगे। आपने जैसे एक मेथड की बात की थी जिससे वो आपने अपने मुख्तलिफ फार्म पे उसको ट्रायल किया और जिसे आपने कहा कि इसकी प्रोडक्शन जो है कोई 7-8 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसके मेथड के बारे में थोड़ा सा बता दें। ये है इनपॉन्ड रेस सिस्टम। बेसिकली ये एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी है और हमने इसको अडॉप्ट किया चाइना से। ठीक। तो इसके अंदर बेसिकली ये एक पॉन्ड के अंदर ही आपने छोटा सा एरिया जो है ना कंक्रीट कर लेना होता है। इट्स बेसिकली अ रेस वे इन अ पॉन्ड, जो कि आपने कंक्रीट करना है तकरीबन 5 मरले का एरिया। उसके बाद आपने उसके अंदर जो है उसके अंदर ऑक्सीजनेशन आपने उसकी फुल करनी होती है। बेसिकली ये प्रिंसिपल्स वही हैं जो एक नहर में हो रहे होते हैं कि पानी फ्लो कर रहा होता है, ऑक्सीजनेशन उसके अंदर फुल होती है, वेस्ट जो है वो बैग के साथ चला जाता है पानी के। तो इसमें हम वेस्ट उसमें से कलेक्ट कर रहे होते हैं और ऑटोमेटिक फीडिंग करवा रहे होते हैं। ऑक्सीजन पूरी है, ऑटोमेटिक फीडिंग हो रही है, वेस्ट उसका वहाँ से निकल रहा है, उसकी हर रिक्वायरमेंट हम फुल कर देते हैं। तो उसमें प्रोडक्शन हमारी जो है ना वो बढ़ जाती है, 300 मन तक चली जाती है पर एकड़। तो लेकिन उसके अंदर जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगी जाहिर सी बात है फीड का एक्सपेंस बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी उसको 24 आवर्स चाहिए। तो इस तरीके के आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन वो पर एकड़ अगर आप प्रोडक्शन वाइज जाएँ और प्रॉफिटेबिलिटी पर एकड़ वाइज जाएँ तो वो इससे काफ़ी बेहतर हो जाती है। तो कितने गुना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाती है? तकरीबन आप ये देख लें कि यहाँ पे आजकल जो कन्वेंशनल सिस्टम है उससे हम 40 मन, कुछ बढ़ जाता है 45-50 मन तक भी कुछ फार्मर चले जाते हैं। तो ये लेते हैं, उससे हम जो है 300 मन से ऊपर मछली ले लेते हैं। जी असल में ये तो बहुत बिग डिफरेंस है इसके अंदर। बिल्कुल ऐसे। तो ये मेरा ख्याल है ये मेथड आप दोबारा एक दफ़ा बता दें, इसका क्या नाम है इस मेथड का और इसमें किया क्या जाता है? इसके बेसिकली इसका नाम है इनपॉन्ड रेस वे सिस्टम। इनपॉन्ड रेस वे सिस्टम बेसिकली इट्स अ रेस वे इन अ पॉन्ड। जैसे ट्राउट वगैरह के रेस वेज होते हैं, सेम उसी तरह के आपने एक पॉन्ड में 5 मरले का रेस वे बना दिया। फिश उसी के अंदर रहनी है, ठीक है। आपने उसी को वहीं उसी एरिया की ऑक्सीजनेशन इंक्रीज करनी है, उसी एरिया से आपने वेस्ट कलेक्ट करना है। वाटर आपका जो है ना 24/7 आपने रनिंग में ही रखना है, आपने उसको रोकना नहीं है। आपने बेसिकली उसकी हर जो रिक्वायरमेंट है ना वो वहीं पे पूरी कर दी और आपने प्रोडक्शन भी वहीं से लेनी है। तो ये जो एक्वा टूरिज्म को अगर हम साथ जोड़ते हैं तो क्या इससे फार्म की इनकम को बढ़ाया जा सकता है? ज़्यादा इसमें हम चाहते हैं कि हमारा फार्मर जो अपने फार्म की इनकम को बेहतर कर सके, क्योंकि हमने कोई ऐसे उसको आइडियाज़ दे रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, जैसा आपने अभी झील का जिक्र किया, तो इससे क्या फार्म की इनकम को बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल इस तरीके से फार्म की इनकम को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसमें ये देखना पड़ेगा
कि जो फॉर्म्स हमारे बेसिकली शहरों के करीब हैं वहाँ पे ये किया जा सकता है कि आप रेंटा फॉर्म कर दें या कैचिंग की फैसिलिटी दे दें कि कस्टमर आए खुद कैचिंग करे और उसमें से अपनी फ़िश ले जाए। इस तरह की अगर आप फैसिलिटीज़ देंगे बिल्कुल इससे आपकी जो है प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी और थोड़ी नहीं काफ़ी मैनीफोल्ड्स इसमें इंक्रीज़ आएगा आपको। फीड मिल में मशीनरी का प्रोसेस क्या होता है इसका? बिल्कुल इसके अंदर जो है ना सबसे पहले हमने ग्राइंडिंग करनी होती है ताकि जो वो एडिबल साइज़ में आ जाए, ताकि डाइजेस्टिबिलिटी भी उसकी अच्छी हो जाए और वो मछली कंज्यूम कर सके। तो ये आपकी ग्राइंडिंग मशीन लगी हुई जी, है? ये जो एंड पे लगी हुई है वो ग्राइंडिंग मशीन है। ये बेसिकली ये डंपिंग पॉइंट है, ये एलिवेटर है, यहाँ पे हम डंपिंग कर देते हैं, फार्मूला हम दे देते हैं कि ये इतनी चीज़ें डालनी है, तो यहाँ से हम डंप कर देते हैं, ऊपर चली जाती है और उसमें जाके ग्राइंड हो जाती है। वहाँ से हम फिर उसको कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम दोबारा उसको यहीं पे डंप करते हैं। डंप करने के बाद वो ऊपर चली जाएगी, ये हमारा मिक्सर लगा हुआ है। मिक्सर में आके ईच एंड एवरीथिंग वो वहाँ पे तो हमने मकई डाल दी, फिर उसके ऊपर पॉलिश डाल दी, वो मिक्स नहीं हुई। यहाँ पे आके हर चीज़ जो है ना इवनली मिक्स हो जाएगी। उसके बाद मिक्स होने के बाद इसी के अंदर अगर हम इसकी फ्लेवरिंग करना चाहते हैं तो हम बाज़ बात डिपेंड कर रहा होता है कि फ़िश पे हमने ऑयल ऐड करना होता है, बाज़ बात मोलेसिस ऐड करना होता है, तो वो इसी के अंदर ऑप्शन होती है कि हम यहीं पे फ्लेवरिंग वगैरह उसकी कर लें। उसके बाद ये दोबारा एलिवेटर लगा हुआ है, ये यहाँ पे ले जाएगा, ये हॉपर लगा हुआ है छोटा सा, ये हमारा एक्सट्रूडर है। ये फ्लोटिंग फीड भी बना सकते हैं और सिंकिंग फीड भी बना सकते हैं। ठीक, तो फ्लोटिंग फीड और सिंकिंग फीड में क्या फ़र्क होता है? फ्लोटिंग फीड और सिंकिंग फीड में अगर हम कंपोजिशन वाइज देखें तो फ्लोटिंग फीड के अंदर 40 to 50% मकई का होना लाजमी है, वरना वो फ्लोट नहीं करती। फ्लोटिंग फीड का एडवांटेज ये होगा कि वो ज़ाया नहीं होगी, सारी पानी पे तैरती रहेगी, मछली सारी की सारी ही कंज्यूम करेगी। जो सिंकिंग होती है वो नीचे डूब जाती है, कुछ गुम हो जाएगी, कुछ डिकम्पोज हो जाएगी, कुछ वहीं पे पड़ी पड़ी ज़ाया हो जाएगी, तो वो उसमें ज़ाया ज़्यादा होती है। लेकिन उसके अंदर आप अपने इंग्रेडिएंट्स की परसेंटेज अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, उसमें कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इतनी मकई रखनी है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, ये जो अभी आपने कहा कि इन पॉन्ड जो है ना वेव सिस्टम जो आपने कहा ये बड़ा सक्सेसफुल सिस्टम है और इससे 9-10 गुना ज़्यादा इसमें जो है ना प्रोडक्शन आती, तो इसका क्या कुछ सक्सेसफुल मॉडल भी पाकिस्तान में किया गया है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए या इंटरनेशनली भी आपकी इसमें कोई आपकी इसमें सक्सेस स्टोरी है इसके साथ? जी बिल्कुल, इसका इंटरनेशनल पाकिस्तान में जो है वो हमने सबसे पहला सिस्टम लगाया था और वो हमारे फॉर्म पे कासू के करीब जो है ना सक्सेसफुली रन कर रहा है, इस टाइम भी वो चल रहा है। और इसके अलावा जो है हमने एक अमेरिकन कंपनी को कंसल्टेंसी दी थी तंजानिया में, हमने सारा इक्विपमेंट भी उनको चाइना से इंपोर्ट करके दिया था, उसके बाद हमने जाके वहाँ पे इंस्टॉलेशन की थी और रनिंग में लाके सिस्टम हम उनके हवाले करके गए थे और अभी भी हम उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये फीड मिल जो है ये यहाँ पे अगर फार्मर अपनी खुद पे लेके जाता है, इससे उसकी कॉस्ट में काफ़ी बेहतरी आती है, कॉस्ट कम होती है। डॉक्टर साहब अभी कहा कि ये अपनी जो है किस तरह अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा के पैसे कमा सकते हैं। अभी जैसे एक्वा टूरिज़म है, इसको लेके अपने फार्म को एक टूरिज़म डेस्टिनेशन डेवलप करके भी इसमें फार्मर जो है ना थोड़ी बहुत मुख्तलिफ तरह की चीज़ जो अफोर्ड कर सकते हैं फार्मर, इस तरह के छोटे छोटे आइडियाज़ लेके अपने फार्म की इनकम को बेहतर कर सकते हैं इसके साथ। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अवैस करनी साहब जो कि फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं। इनसे हम बात करेंगे कि जब हम वैल्यूडेशन में जाएंगे तो किस किस तरह की वैल्यूडेशन पाकिस्तान में हो रही है। सर इसमें कौन सी न्यूट्रिशन वैल्यू है इसकी? सर फिश जो है हमारे लिए न्यूट्रिशनली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है हमारे लिए, हमें इसको डेली कंज्यूम करना चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस तरह से नहीं है कि हमारा बहुत कम कंजम्पशन है इसकी। अभी मैं बल्कि बताना चाहूँगा कि 2 किलोग्राम फी एवरेज पाकिस्तान में जो है फिश इस्तेमाल की जाती है, और पूरी अगर हम एशिया की बात करें तो 18 किलोग्राम फी का इसकी एवरेज है और दुनिया की बात करें तो 16 किलोग्राम फी एवरेज है। पाकिस्तान में तो बहुत कम है, पाकिस्तान में पर कैपिटा कंजम्पशन इसकी बहुत कम है, जिसको बेहतर होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। इसके अलावा प्रोटीन इसके अंदर अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन होता है, ओमेगा 6 और ओमेगा 3 2 फैटी एसिड्स हैं जो कि फ़िश के अंदर बहुत अच्छी अमाउंट्स में पाए जाते हैं और वो हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ये हमारी बॉडी खुद नहीं प्रोड्यूस करती, ना ही ओमेगा 6 को प्रोड्यूस करती है, तो इसको हमें फ़िश के थ्रू लेना चाहिए। ये हमारे हार्ट की हेल्थ को बेहतर करता है, हमारी ब्रेन फंक्शनिंग को बेहतर करता है। उसके अलावा जितने भी हड्डियों के मसले होते हैं या ओल्ड एज में लोगों को जोड़ों का मसला हो जाता है, तो उसके लिए ये हमारे फ़िश अगर लेंगे तो इसके थ्रू जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं जिसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 है, ये उनके लिए बहुत मुफीद चीज़ है, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। रहू जो हमारी फ़िश है, मछली हम लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारी पाकिस्तान की मछली है, डमरा इसे कहते हैं, इसको अगर हम खाएँ
तो इसमें हमें अगर हम 100 ग्राम फ़िश एक दिन में कंज्यूम कर रहे हैं तो इसमें हमें तकरीबन 18 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल रहा है। और उसके अलावा अगर हम इसमें फ़ैट का पोर्शन कम होता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है हमारे लिए, लोगों के लिए अच्छी चीज़ है। इसमें 2.7 ग्राम फ़ैट होती है। 100 ग्राम फ़िश अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो 2.7 ग्राम फ़ैट इनटेक हो रहा होगा उसमें। तो इसमें देखा गया कि इंसान की जो बॉडी है इसमें बहुत ताकत वाली चीज़ को समझ आता है। बिल्कुल। तो कौन से जो लोग जो जैसे सख्त मेहनत करने वाले लोग हैं, बिल्कुल, उनके लिए किस तरह का जो है टॉनिक का काम फिश करते हैं? जो है ये हर एज के बंदे को खानी चाहिए। हर एज, छोटे बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छी है। छोटे बच्चे जो ग्रो कर रहे होते हैं उनको अगर वो ये खाएंगे तो उनके मसल्स अच्छे डेवलप होंगे, क्योंकि अच्छा एक प्रोटीन का सोर्स है। उसके अलावा क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम अच्छी अमाउंट्स में, विटामिन, मिनरल इसमें अच्छी अमाउंट्स में होते हैं और वो हमारे लिए प्रॉपर हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। जो छोटी उम्र के बच्चे हमें उन्हें रेगुलर बेसिस पे उन्हें फ़िश खिलानी चाहिए। पेरेंट्स को चाहिए कि वो उन्हें खिलाएं और उससे ये है कि उनकी बोन्स अच्छी डेवलप होंगे, उनके मसल्स डेवलप होंगे और मेंटली तौर पे ब्रेन की हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। एज के साथ साथ मुख्तलिफ हार्ट के प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं या फिर मसल प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं, तो ये हर एज के लोगों के लिए अच्छी चीज़ है, ये खानी चाहिए उन्हें। तो वैसा भी ये बताइए कि जिस तरह हमारी बहुत सी ख़वातीन बहनें जो हैं वो भी बिल्कुल। हमें देखती हैं, तो कॉस्मेटिकल यूज़ भी फ़िश का होता है कि कहाँ पे इसके बिल्कुल, इस्तेमाल बिल्कुल, किया जाता है इसके बिल्कुल। इसके फ़िश की जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, जो कि जब हम वैल्यू एडिशन की तरफ चले जाते हैं फ़िश की, जो हम इसकी जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनको हम बहुत सी कॉस्मेटिक्स के तौर पे, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर उसका एक अच्छा यूज़ है। जो फ़िश के जब हम वैल्यू एडिशन में जाते हैं, जो इसकी वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसमें इसकी बोन्स आ जाती हैं। कि जब हम वैल्यू एडिशन में आते हैं, जो इसकी बाई प्रोडक्ट्स है जिसमें आ जाती है, इसकी स्किन आ जाती है और बोन्स आ जाती हैं, तो उसको जो है तिलापिया जो हमारी फ़िश है उसकी जो स्किन और बोन है वो दुनिया भर में इसकी बहुत डिमांड है। वो जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है उसमें उसको यूज़ किया जाता है। डिफरेंट मेकअप की प्रोडक्ट्स जो हैं जो हमारी फीमेल घरों में यूज़ कर रही होती हैं और इसको कमर्शियली भी यूज़ किया जाता है, तो उसमें ये तिलापिया की स्किन और बोन से चीज़ें बनाई जाती हैं जो कि बहुत पूरी दुनिया में उनकी डिमांड है और उनकी वैल्यू है। वैल्यू एडिशन पे अगर हम जाते हैं जी, तो किस तरह हमारे नए बच्चे हैं जो स्टार्टअप्स ले रहे हैं, बिल्कुल। जो हमारे किसान के बच्चे हैं, वो अगर इसको एज ए बिज़नेस लेना चाहें तो कौन कौन से जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री इसमें लगा सकते हैं, जब उसको कमर्शियल जाना चाहें, बड़ी इंडस्ट्री में जाना चाहें, तो क्या क्या मौके मौजूद है इसके अंदर? फिश की वैल्यू एडिशन के अंदर अभी भी मार्केट में गैप मौजूद है। पोल्ट्री एक हमारी डेवलप्ड मार्केट है, उसके अंदर वैल्यू एडिशन के ऊपर पहले से काम हो रहा है। बड़े ब्रांड्स हैं जो कि वैल्यू एडिशन के ऊपर काम कर रहे हैं। फिश की चिकन की प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन जो फ़िश है एक हमारी इस तरह की प्रोडक्ट है, अगर हम इसकी वैल्यू एडिशन की तरफ आते हैं तो इससे कंज्यूमर को तो फ़ायदा होता ही है, लेकिन हमारे फार्मर को भी इससे बहुत फ़ायदा होगा। आपका जो कंपनी है, जो आपकी जो अदारा है, वो फार्मिंग से लेकर कौन कौन सी चीज़ें इसमें कर रहा है? हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पायनियर एक्वास प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जिसमें हम फ़िश की वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं। हम बेसिकली, मेरे फादर जो है उनका 28 इयर्स का एक्सपीरियंस है फ़िश फार्मिंग का, तो हम अपनी फीड मिल भी हमारी अपनी है, हम अपनी फीड खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम फिश पालने से लेकर बिल्कुल एंड मार्केट जाने तक। बिल्कुल, फीड भी हम बना रहे हैं, हम फिश भी पाल रहे हैं। और अब हमने रिसेंटली लास्ट ईयर हमने फिश प्रोसेसिंग स्टार्ट किया अपने पायनियर एक्वास के प्लेटफॉर्म से ही, हम जिसमें अपनी लोकल फिश को, रहू को हम प्रमोट कर रहे हैं। हम उसी के अंदर वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, उससे हम डिफरेंट वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जिसमें फिश के नगेट्स हमने मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाए हैं, फिश के बर्गर पैटीज हमने मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाए हैं, फिश के चपली कबाब हैं, फिश का कोफ्ता है, फिश के चंक्स हैं। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स पहले मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। ये प्रोडक्ट्स चिकन की अवेलेबल थी, लेकिन चिकन को और अगर आप फिश को न्यूट्रिशनली अगर आप इनका दोनों का कंपैरिजन करें तो फिश जो है उससे फार बेटर निकल जाती है। तो ये मार्केट में गैप अभी भी मौजूद है। तो जो पढ़े लिखी आवाम है, जो किसानों के बच्चे हैं, उनको चाहिए कि वो इस साइड पर आएँ, अपनी जो स्किल्स हैं उसको यूटिलाइज करें, और इसका मार्केट में गैप मौजूद है, इसकी तरफ आना चाहिए। हमने जो अपनी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो मार्केट में पहले अवेलेबल नहीं थी, तो हम उनको फ्रोज़न, जिस तरह से फ्रोज़न आइटम्स होती हैं उसी तरह से हम बना के इसको मार्केट करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो किस ब्रांड नेम से आप इसको मार्केट कर रहे हैं? हम इसको पायनियर एक्वास के नाम से ही अभी मार्केट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमें मार्केट से बहुत अच्छा इसका रिस्पांस भी मिल रहा है। इसको डिफरेंट सिटीज़ में, अभी हम मुल्तान में, हमारा प्रोसेसिंग यूनिट मुल्तान में है, लेकिन हम इसको डिफरेंट सिटीज़ में भी कर रहे हैं। हम इस्लामाबाद, लाहौर, डिफरेंट सिटीज़ को हम, अदर सिटीज़ में भी हम अपनी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं और हमें मार्केट में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो फिर आप बाहर से भी फिश को लेते हैं या फिर अपने ही प्रोसेस के लिए इसको करते हैं? अभी जो फ़िलहाल हम कर रहे हैं वो हम अपनी फ़िश को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी तो हमें बाहर के दूसरे फार्मर्स को भी हम अपने साथ इंगेज करेंगे। जो हमारा बिज़नेस प्लान है उसमें यही है कि हम अभी तो इसे पाकिस्तान में कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता
जो ये फ़िश की प्रोडक्ट्स हैं इसकी पूरी दुनिया में डिमांड है। बिल्कुल सही। इस किस्म की प्रोडक्ट्स हम इनको एक्सपोर्ट करके हम रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर सकते हैं। जब हम एक्सपोर्ट वाली साइड पे आएंगे, जो कि इंशाल्लाह हमारा प्लान है फ्यूचर में, तो हम डिफरेंट फार्मर्स को अपने साथ इंगेज करेंगे। जो फार्मर का मसला है इससे वो भी हल होगा कि जो उनको मार्केट में अच्छा रेट नहीं मिलता, उनको आड़तियों के पास जाके उधर जाके उनकी अपनी मछली देनी पड़ती है और वो उन्हें अपनी पसंद का रेट देते हैं और कमीशन वगैरह के बहुत पैसे से भी मसले बहुत मसाइल लेट हैं। कर देते हैं, बिल्कुल, पेमेंट्स लेट। लेट। तो इसमें यह है कि अगर कोई फार्मर अपना प्लांट लगाना चाहे प्रोसेसिंग, वो अपनी फिश को खुद प्रोसेस करके बाहर एक्सपोर्ट कर सकता है। नहीं तो हम अपने ग्रुप ऑफ फार्मर्स के साथ मिल के इंशाल्लाह इसको फ्यूचर में हम प्रोडक्ट्स वगैरह अपनी सारी जो हैं इनको एक्सपोर्ट की तरफ जाएंगे। तो हम ग्रुप ऑफ फार्मर्स मिल के काम करेंगे, इससे पूरी कम्युनिटी का फ़ायदा होगा। जो आपके साथ एसोसिएट्स फार्मर्स होंगे वो आप उनको फार्मिंग से लेकर फिर आगे उनको उनके अपने ब्रांड के नाम के साथ भी उनको प्रोडक्ट बना के देंगे और आप अपने उनसे खरीद भी लेंगे। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल थोड़ा सा मजीद इसके बारे में बताएं ताकि जो नए स्टार्टअप्स हैं वो आपसे जुड़ें, किस तरह फार्मिंग से लेकर वो प्रोडक्ट अपनी बना के फिर उसको एक्सपोर्ट में ले जा सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हमारी फीड मिल अपनी है, हम फीड खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो फार्मर हमारे साथ कोलैबोरेट करेंगे तो हम उनको टोटल ओवरऑल इसमें कंसल्ट करेंगे, हम उन्हें कंसल्टेंसी देंगे, हम उन्हें फीड से लेके फीड फार्मूलेशन के ऊपर हम उन्हें बताएंगे कि कौन सी फ़िश को किस किस्म की फ़ीड चाहिए होती है, हम उसके अकॉर्डिंग उन्हें फ़ीड बना कर देते हैं। तो हम फ़िश फार्मिंग में भी उनको हम कंसल्ट करेंगे और वैल्यू एडिशन की तरफ अगर कोई आना चाहता है, अगर कोई अपना प्लांट लगाना चाहता है तो हम उसमें भी उसको हेल्प करेंगे और अगर कोई हमारे साथ मिलकर काम करना चाहता है तो हम उसको वेलकम करेंगे। क्योंकि ये चीज़ प्रोडक्ट इस तरह की है कि इसकी डिमांड बढ़नी ही है आगे मार्केट में, तो जितने लोग मिलकर काम करेंगे तो सबका फायदा होगा। मतलब ये तो ऐसे ही है जैसे गन्ने की एक मिल लग गई है, आप बिल्कुल। हर फार्मर अपना गन्ना लेके आता है, उसकी चीनी बिल्कुल। बन रही है। तो बिल्कुल मेरा ख्याल इसमें ये होगा कि आप ये भी कर सकते हैं कि फार्मर अपनी मछली आपके पास लेके आ जाए और उसको कहे कि मेरे नाम के कबाब बना के या इसके आप बिल्कुल। ये इसके मुख्तलिफ जो वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट चपली कबाब हैं या इसके जो विंग्स बनते हैं या इसकी जो मुख्तलिफ बाकी नगर्स आप बना रहे हैं, बिल्कुल तो उसके ब्रांड नेम के साथ बना के पैकिंग बिल्कुल। करके आप उसको दे देंगे, बिल्कुल। उसको अपने नाम के साथ बेच सकता है इसको सारा। उसके अलावा जो ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं ये बिल्कुल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं। जिस तरह से चिकन की प्रोडक्ट्स हैं वो फ्रोज़न आइटम, हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं हम भी इनको फ्रोज़न फॉर्म में -30 पे हम इन्हें ब्लास्ट फ्रीज करके फिर मार्केट में हम देते हैं, जिसकी वजह से इनकी शेल्फ लाइफ जो है 6 मंथ तक, हम 6 मंथ तक क्लेम कर रहे हैं और ये हमें अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स इसको कर रहे हैं। तो हमें मार्केट से एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इस चीज़ का और मार्केट में गैप भी है इस चीज़ का, अभी फ़िलहाल भी गैप है और भी लोगों को चाहिए कि वो इस चीज़ में आएँ और साथ मिलकर इस काम को करें। आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि किस तरह हमने फ़िश फार्म को लिया और ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतना पोटेंशियल इसमें मौजूद है, जैसे अवैस करनी साहब आपको बता रहे हैं। इसकी वैल्यूडेशन जो इसके फूड प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसको इसको ब्रांड किया गया है पाकिस्तान में, जिस तरह इसकी इंडस्ट्री को लेके साथ में अलायंस इंडस्ट्रीज़ बनाई गई हैं, तो ये इतना पोटेंशियल मौजूद है कि शायद अभी हम देखें इस आज के प्रोग्राम में जो हमने मालूमात आपसे शेयर की हैं, तो फार्मिंग के हवाले से ये एक बहुत बड़ा एक सेक्टर है और ये हम पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं अपने फार्मर को ट्रेनिंग दे के कि इसकी फार्मिंग जो है इसको हम किस तरह अपने हैचरी से लेकर इसकी फार्मिंग है, आगे फार्मिंग के बाद वैल्यू एडिशन है और इसकी बाई प्रोडक्ट्स है और फिर आगे इसकी मार्केटिंग है और बाकी इसके अलायंस इंडस्ट्रीज़ हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमने आपको जो मुफीद मालूमात दी हैं वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित हुई होंगी। अब आपके फीडबैक हमें बताएंगे कि चूँकि हमने अभी आपको सिर्फ इसकी जो है वो हमारे पॉन्ड जो हैं जो 1.5 लाख एकड़ पे पंजाब में मौजूद हैं वही हमने आपको दिखाया, लेकिन अगर हम कराची से लेकर साले समुंदर जो है हमारा आसमान की बुलंदी तक, हमारे जो पहाड़ों तक जाएं, तो वहाँ से हमारे 2 लाख जो अफराद हैं वो इसकी इंडस्ट्री से मुशेरे जुड़े हुए हैं। फिर इसके साथ केज फार्मिंग आती है, झीलों की फार्मिंग आती है, दरियाओं की मछली आती है, इसके साथ साथ फिर इसमें बायोफ्लॉग फिश टेक्नोलॉजी इसके अंदर आती है। फिर अगर हम बात करें तो इसमें ट्रॉट फिश जो हमारे स्वात में, हमारे कश्मीर में और हमारे गिलगित बल्तिस्तान में ट्रॉट फिश की फार्मिंग के बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। और इसके साथ हम इसकी बात करें तो एक्वापॉनिक्स हमारी जो है वो इसके पर बात की जा सकती है। फिर हमारी जो डेकोरेशन की मछलियाँ हैं वो एक एक मछली एक एक महीने में इससे लाखों के हिसाब से बच्चे पैदा करती है, 10 रुपये में बेचे तो करोड़ों रुपए का बिज़नेस पैदा किया जा सकता है। तो ये इतना बड़ा सेक्टर है कि शायद एक प्रोग्राम में उसको हम कवर ही नहीं कर पाएंगे। तो आपका फीडबैक हमें बताएगा कि हम आगे आने वाले टाइम में कौन सी अगली चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आपका फीडबैक ही हमें गाइड करेगा कि हम अगले आने वाले टाइम में कौन सी मालूमात लेके आपके पास आएँ। तो अपने होस्ट तारक तनवीर को दीजिए इजाज़त और आप देख करिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान।